आपको अब स्क्रीन नजर आ रहा है? डेस्कटॉप मेरा नजर आ रहा है? यस सर आ रहा है। अभी तक सिर्फ 23 स्टूडेंट हुए आउट ऑफ 43, 20 स्टूडेंट मिसिंग है। मेरे ख्याल से अब हम शुरू कर देते हैं, काफी इंतजार कर लिए। तो विल स्टार्ट द लेक्चर। हमारा ये लेक्चर 13 है, ठीक है। तो इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था? पिछले लेक्चर में हमने बेसिकली ये किया था, जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था टिमोशेंको की बीम को, कि जिस बीम में शेयर स्ट्रेन अगर ज्यादा हो तो उसकी रोटेशन की वजह से भी स्टिफनेस मैट्रिक्स पे फर्क आता है। तो दिस इज मैट्रिक जब शेयर स्ट्रेन की वजह से भी रोटेशन आ जाए, और अगर शेयर स्ट्रेन की रोटेशन करनी हो तो ये जीरो कर देते हैं, अगर वो नहीं है जीरो कर देते हैं तो वी गेट द सिंपल बीम बेंडिंग इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। उसके बाद हमने ये एग्जांपल बहुत डिटेल में की थी, एग्जांपल 4.2। एग्जाम्पल 4.2 का जो है बेसिकली ये 3 पॉइंट सपोर्ट एक बीम थी, जिसको हम चाहते तो हम दो एलिमेंट्स में कर सकते थे, मगर हमने जो मेथड डेवलप किया है एफईएम की फॉर्मुलेशन और स्टिफनेस मैट्रिक्स का, उसमें जो लोड्स हैं, डिस्क्रीट लोड इज अप्लाइड एट द नोड। जो नोड होता है उस पर डिस्क्रीट लोड अप्लाई होता है, डिस्क्रीट लोड उस पर अप्लाई होता है। तो उस पर अप्लाई होने की वजह से हम जो है नोड वहां पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं जहां जहां लोड है। यानी यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, मगर चूंकि लोड है तो हमने इसे नोड 2 कर दिया, और 4 पे भी लोड है तो इसे नोट कर दिया, और इस तरह हमने 1 2 3 4 एलिमेंट्स में इसको डिवाइड कर दिया। ई की वैल्यू यहाँ पे 3 इतनी है, और आई की वैल्यू यहाँ पे ई आई आता है शुरू में, तो वो वैल्यू आ जाती है इसकी। तो हमने इस तरह इसको डिस्क्रिटाइज किया। यहाँ पे टोटली फिक्स है, तो यहाँ पे मोमेंट और रोटेशन जीरो है, यहाँ पे भी मोमेंट और रोटेशन जीरो है, और सेंटर में चूंकि रोलर सपोर्ट है तो यहाँ पे ओनली वर्टिकल डायरेक्शन मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मगर रोटेशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये हमने इस इक्वेशन, इस प्रॉब्लम को डिटेल में डिस्कस किया था, और इस प्रॉब्लम के ऊपर हमने ये स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाई थी, इसकी ये वाली स्टिफनेस मैट्रिक्स बनी थी। और इस स्टिफनेस मैट्रिक्स को हमने जब उस पे बाउंड्री कंडीशंस लगाई हैं, ये वाली बाउंड्री कंडीशन लगाई है, ये वाली बाउंड्री कंडीशन जो है 1 पे दोनों वैल्यू जीरो है, 5 पे जीरो है, 3 पे सिर्फ v की वैल्यू जीरो है। तो ये पूरी स्टिफनेस मैट्रिक्स जो है रिड्यूस टू v2 v2 5 2 5 3 v4 5 5 4। ये हमें 4 अननोन्स आ गए, तो इसकी बाकी रोज सारी एलिमिनेट हो जाएंगी, कॉलम एलिमिनेट हो जाएंगी, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। अब इस इक्वेशन के अंदर जो है मोमेंट जो है 2 पे मोमेंट जीरो है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई मोमेंट नहीं आएगा। 3 और इसी तरह 3 पे मोमेंट जो है जीरो है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ कंस्ट्रेंट टूवर्ड्स वाई डायरेक्शन है, और यहाँ पे 4 पे भी मोमेंट जीरो है, और यहाँ पे जो लोड अप्लाई है यार, तो यहाँ से ये 3 रोज और 3 कॉलम जो है ये मजीद रिड्यूस हो जाएंगी। एज ए रिजल्ट हमारे पास ये इक्वेशन आती है, जिससे हम v2 और v4 को कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसको कैलकुलेट करके हमारे पास ये वैल्यू होगी -0.048 इंच। ये 2 पॉइंट, ये 2 का वैल्यू जो है बैंड होती है मैक्सिमम इतने पे, और ये भी मैक्सिमम इतने पे बैंड हो जाती है। जब हमें ये वैल्यू मिल गई और हमारे पास ये वाली कंस्ट्रेंट थी, ये वाली भी कंस्ट्रेंट थी v1 5 1 v3 का 5 और सारी चीजें हमें मिल गई, तो अब हम इस इक्वेशन के अंदर जब ये चीजें डालते हैं तो हमें ग्लोबल के अंदर तमाम लोड वेक्टर को कंप्लीटली वी कैन सॉल्व दैट, और दिस इज द रिजल्ट ऑफ दैट सॉल्यूशन में आ जाती है। उसके बाद जो हमारे पास पूछा गया था, डिस्क्रिटाइज द बीम इंडिकेटेड बिलो, द बीम इज फिक्स्ड एट इतने। हमें मालूम इसने में क्या करना है, नोडल डिस्प्लेसमेंट एंड रोटेशन सारी मालूम करनी है, ग्लोबल नोडल फोर्स भी हमने मालूम कर ली। अब हमें मालूम करनी है एलिमेंट फोर्स जब हमें मालूम करनी है इसकी, दिस इज द इक्वेशन फॉर एलिमेंट फोर्स। पहले एलिमेंट के लिए नोड 1 एंड नोड 2 के ऊपर करेंगे, तो यहाँ पे v1 5 1 v2 5 2, इन सब में से सिर्फ हमारे पास v2 की वैल्यू अवेलेबल है, और दिस इज द कंप्लीट नोन मैट्रिक्स, दिस इज द नोन मैट्रिक्स ei over l क्यूब है।
ठीक है ना, ये EI ओवर L क्यूब है बीम एलिमेंट का और बाकी L स्क्वायर्स है। तो इन सब की वैल्यूज को डाल के आप इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो हमारे पास सिर्फ -12 मल्टीप्लाई होता है इसके साथ और साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई होती है एंड वी गेट द 5000 पाउंड फोर्स एक्टिंग इन द 5-1 इन द वाई डायरेक्शन। और इसी तरह ये मोमेंट आ जाता है हमारा और ये हम सारी चीजें इस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड रो को आप मल्टीप्लाई करें इसका तो -6 प्लस हो जाएगा इंटू 6L इंटू ये आ जाएगा, तो उसकी पाउंड फुट आ जाएगी, तो दिस इज 25,000 आ जाती है। फिर ये वाली सारी तो हमने एलिमेंटल भी कर लिया, वो भी कर लिया। इसके बाद हमने आपसे कहा था कि आप बाकी एग्जाम्पल खुद बाय हैंड करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आप में से कितनों ने ये हैंड प्रैक्टिस की है? अभी तक किसी ने नहीं की? अभी तक किसी ने नहीं की? एग्जाम से पहले कर लीजिएगा ताकि आपकी प्रॉब्लम में कोई इश्यू ना आए सॉल्विंग में। तो उसके बाद हमने ये वर्क इक्विवेलेंस मेथड बहुत डिटेल में पढ़ा था। व्हाट इज वर्क इक्विवेलेंस मेथड? आप में से कोई मुझे बताएगा वर्क इक्विवेलेंस मेथड हम किस लिए यूज करते हैं और ये है क्या चीज? जी शम्स मुशिर, व्हाट इज वर्क इक्विवेलेंस मेथड? ये किस लिए यूज करते हैं? एक ये मेथड क्या है और दूसरा ये किस लिए यूज करते हैं? दो सवाल मैं पूछ रहा हूं। काशिफ रजाक, काशिफ रजाक, यस सर। आप बताएंगे ये वर्क इक्विवेलेंस मेथड किस लिए यूज होता है? सर रिवाइज नहीं किया। मगर आपने लेक्चर तो मेरा अटेंड किया था या नहीं? यस सर किया था। तो उसमें समझ तो आनी चाहिए। आखिर हम यूज किसी, इसलिए देखिए आज मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं, जो कंसेप्ट उस दिन प्रॉब्लम आई है या आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आपको क्लियर हो जाए। यस सर। ठीक है, नबील शाहिद का आप बताएं वर्क इक्विवेलेंट मेथड किस लिए यूज होता है? नबील शाहिद, नबील शाहिद, मेहरान इकबाल, मेहरान इकबाल, मेहरान इकबाल, क्या आप लोग सिर्फ ऑन करके गायब हो गए? सर एक सिंगल लोड को बहुत सारे डिस्क्रीट लोड्स में कन्वर्ट करने के लिए। नहीं मलिक बासित, आप गलत कह रहे हैं। मारिया नवाज, सर ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम जो है उसको चेंज करने के लिए डिस्क्रीट लोड्स में इसके लिए यूज होता है। बिल्कुल सही है, मोमेंट बिल्कुल सही है। बासित आपने उल्ट कह दिया था। जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है उसको डिस्क्रीट या कॉन्सेंट्रेटेड लोड की तरफ कन्वर्ट करने के लिए हम ये इक्विवेलेंस मेथड यूज करते हैं। तो ये इसीलिए आज मैं कर रहा हूं कि आपको अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आपकी वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो वर्क इक्विवेलेंस मेथड किस लिए है? ये हमारे पास कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ रहा है, कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ रहा है, उसको जब हम कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स की तरफ दोनों नोड्स पे अप्लाई कर दिया, हमने बीच में से सारा लोड खत्म कर दिया। क्यों? अभी हमने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की थी? जहां भी कॉन्सेंट्रेटेड नोड है, उस लोड है वहां पे नोड बना दिया। क्योंकि हमने FEM मेथड जो डेवलप किया है उसके नोड के ऊपर ही आप लोड अप्लाई कर सकते हैं, इन बिटवीन नहीं कर सकते। तो इसलिए अब हमें डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हैंडल करने के लिए हमें लाजमी बात है कि उसको कॉन्सेंट्रेटेड लोड के तौर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये मेथड वो यूज करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है वो सिंपली उसको टोटल और वर्क के तौर पे हम लेते हैं। यानी जब हम वर्क ले रहे हैं तो बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम टू डिफॉर्म द टू बेंड द शाफ्ट, बेंड द बीम, बीम को बेंड करने में कितनी एनर्जी कंज्यूम, वही इक्विवेलेंट उसके बराबर उतनी ही एनर्जी अगर कॉन्सेंट्रेटेड लोड करके उसकी वही शेप दे दे तो इसका मतलब है कि हमने इक्विवेलेंस मेथड के थ्रू हमने कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स
एंड कंसंट्रेटेड मोमेंट ले लिया है, जिससे हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास जो प्रीवियस मेथड था फाइनाइट एलिमेंट का, वही हम यूज करके पूरी प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था। ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है हमने ये कॉन्सेंट्रेटेड डिस्क्रीट लोड का किया था कि मोमेंट इनटू φ1 मोमेंट इनटू φ2 वर्टिकल लोड इनटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल नोड टू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, नोड 1 और नोड 2 के ऊपर उन दोनों को हमने बराबर कर दिया था। यानी पहले हमने इक्विवेलेंट वर्क के थ्रू उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने किया। अब इन वैल्यूज को मालूम करने के लिए कि m1 की क्या वैल्यू होगी, Fy लोड की क्या वैल्यू होगी, मोमेंट्स की क्या वैल्यू होगी एट बोथ द नोड, तो उसके लिए हमने ये किया था कि हमारी जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी, जो हमने क्यूबिक इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की इन द वर्टिकल डायरेक्शन थी, उसको यूज किया। और उसको यूज करके लोड तो हमारे पास फंक्शन एज ए यूनिफॉर्म कांस्टेंट लोड की एग्जांपल हमने ली। यूनिफॉर्म लोड है, उस पे कंसंट्रेटेड है। यूनिफॉर्म लोड ये हमने एग्जांपल को रिप्लेस किया और उसको करना चाहा। तो यूनिफॉर्म जब लोड अप्लाइड है, यूनिफॉर्म लोड अप्लाइड है, तो ये तो हमारे पास माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर चले जाएगा। v का फंक्शन हम जो अब तक यूज करते आ रहे हैं, उस v के फंक्शन को हमने यहाँ पे डाल दिया और उस v के फंक्शन के रेफरेंस से v फंक्शन इंटू dx, d क्यूब है इंटू dx है, आप उसको इंटीग्रेट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है पूरी। ये हमारे पास पूरी इक्वेशन बन जाती है। और इस डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का वर्क, टोटल वर्क डन जो है, उसको हमने इक्वेट किया टू द डिस्क्रीट लोड वर्क। अब उसमें से हमने जिस चीज को मालूम करना है कि m1 कितना होना चाहिए, जो इस इक्वेशन पे इक्विवेलेंट हो, तो बाकी सब वैल्यूज को 0 करके φ1 को 1 किया है, तो हमारे पास φ1 1 करेंगे तो ये m1 रह जाएगा। तो मोमेंट m1 हमें कितनी यहाँ पे लोड अप्लाई करना चाहिए, उसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। यहाँ इस इक्वेशन के अंदर आप सब जगह से v10 v20 φ20 v20 v10 φ20 v10 डाल के ये हमारी इक्वेशन बन गई, तो हमने m1 कर लिया। इन ए सिमिलर मेथड हमने m2 f2 और y2 ये तीनों कर लिए। एज अ रिजल्ट हमें डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को भी अब कन्वर्टेड इनटू डिस्क्रीट लोड, ये हमने कर लिया। अब हमारा जो रेगुलर इक्वेशन होती है उसको हम यूज कर सकते हैं। जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होता है? जनरल फार्मूला हमारे पास ये है कि आपके पास कंसंट्रेटेड लोड प्लस इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज इक्वल्स टू हमारी स्टिफनेस मैट्रिक इनटू डिस्प्लेसमेंट। उसमें से हमने ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो कैलकुलेट किया उसको हमने इस साइड पे डाल दिया, क्योंकि ये हम उस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं कि क्या क्या लोड होगा, इट इज नोन सेपरेटली, और बाकी हमारे कॉन्सेंट्रेटेड लोड नोन होगा, तो इस इक्वेशन के तहत कर सकते हैं। जब इस इक्वेशन के तहत हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड लोड नहीं होगा, तो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है जिसको हमने कन्वर्ट किया इनटू कांस्टेंट, और वो भी हमारा k इनटू डे की मैट्रिक्स जो है, उसके थ्रू वी कैन कैलकुलेट द सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसको हम करते हैं। यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर एंड किया था। ये मैंने सिर्फ इसलिए इतना एम्फसाइज करके किया कि आपको क्लियरली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबको क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? यस सर। तो आपको इश्यू तो नहीं ना? फिर अब हम इस पे आगे चलते हैं। सरफेस ट्रैक्शन की जो प्रॉब्लम आपने क्विज में भी की थी और बाकी से पहले की है, सरफेस ट्रैक्शन जो है वो फोर्स भी बेसिकली हमारी यही है कि हमने सरफेस ट्रैक्शन को, अभी आपको क्विज में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि जो क्विज के अंदर हम फोर्सेस करते हैं, बेसिकली सरफेस ट्रैक्शन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था, उससे हमने कन्वर्ट किया इन कॉन्सेंट्रेटेड लोड, और साथ हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड लोड था, उस हिसाब से हमने उसे किया। वो भी यहाँ हम इस तरह कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है इस वक्त जो हमने इक्वेशंस मालूम की थी, ये हमें F1 M1 F2y M1y किया था। तो इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को कन्वर्टेड इनटू कंसंट्रेटेड लोड, और हमारे पास ये इक्वेशन है, इससे हम डिस्प्लेसमेंट है उसके अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने एक को सॉल्व कर लिया, दिस इज आवर वैल्यू। जब कॉन्सेंट्रेटेड लोड नहीं है तो दिस इज द इक्वेशन, और इसके तहत हम डिस्प्लेसमेंट्स वगैरह मालूम कर सकते हैं। और अगर ये जो हमारी इक्वेशन थी, और इसी इक्वेशन को अगर हम लोकल नोड के रेफरेंस से रखें, दिस इक्वेशन, दीज टू इक्वेशंस आर ग्लोबल है, ठीक है ना? ये ग्लोबल है,
ग्लोबल के ऊपर हम बात कर रहे हैं, आप लोकल पे करें तो हम इसे लोकल के रेफरेंस से, स्मॉल एफ के रेफरेंस से हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। वी कैन यूटिलाइज। इधर आपकी एग्जांपल 4.6 से 4.8 तक सारी यही बातें, क्योंकि आपने ये भी खुद थॉरोली करना है। इसमें से 4.6 को मैं आपको आज कर रहा हूँ ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाए कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हमारे पास क्या, फॉर द कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टिव यूनिफॉर्म लोड, यूनिफॉर्म लोड डबल है, कैंटिलीवर बीम है। इसमें से फिगर में सॉल्व द राइट हैंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट रोटेशन एंड देन फॉर द नोडल फोर्सेस। पहले आपने ये करना और फिर नोडल फोर्सेस जो है उसको मालूम करना है कि वो क्या है, आपकी नोडल फोर्सेस क्या आ रही है, रिएक्शन फोर्सेस। अज्यूम द बीम टू बी कांस्टेंट, EI कांस्टेंट है उसका। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको, जो हमारा केस है उसके एलिमेंट बनाएंगे, पहला नोड और दूसरा नोड। तो हमने सिंगल एलिमेंट इसका पूरा बना लिया है, और ये वही चीज है यूनिफॉर्म लोड के अंदर आपकी, जो अभी हमने कैलकुलेट की थी। अभी जो हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे, ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, ये हमारा यूनिफॉर्म लोड के लिए हमने कैलकुलेट किया था। अब तक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड W एक्टिंग ओवर वन एलिमेंट बीम, वन एलिमेंट। तो यही हमारे पास इस वक्त इसका यही हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास इधर यहाँ पे लिख दिया, ये वही है -WL²/14, और ये हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। ये हमारे पास अननोन है और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई। ये वाली हमारे पास स्टिफनेस मैट्रिक्स थी फॉर द, उसी को हमने यहाँ पे यूज करते हुए हमारे पास FEM की फॉर्म में एक इक्वेशन हमने लिख दी है। इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास V1 एंड Φ1 0 है, क्योंकि कैंटिलीवर बीम जो है ये इस साइड से नोड 1 से फिक्स है, तो वहां पे कोई भी रोटेशन या कोई चीज नहीं आ सकती। हमने इसको 0 किया, तो 1, Φ1 और Φ2 की वैल्यू जब 0 है तो हम इसकी पहली रो और सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर दें, तो हमारे पास ये सिर्फ बचता है V2 एंड Φ2, और उसके रेफरेंस से हमारे पास ये बचता है। तो इसको अगर हम इसका अब आप ट्रांसपोज ले लें, इसका हमने अपने मैट्रिक्स प्रॉब्लम में अच्छी तरह ट्रांसपोज का डिस्कस किया था। तो इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ दिस इक्वेशन, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये है, और इस ट्रांसपोज के साथ इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वी गेट द V2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, और Φ2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। हमारे पास जब ये वैल्यूज आ गई तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द V की वैल्यूज की इक्वेशन। ये हमारे पास स्टिफनेस मैट्रिक्स है, और ये हमारे पास अननोन है फर्स्ट नोड पे, और नोड पे फोर्स एंड मोमेंट, सेकंड नोड पे फोर्स एंड मोमेंट। ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन के तहत जब हम इसको सॉल्व करेंगे, व्हेन वी विल सॉल्व दिस, तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। दिस इज द वैल्यू विच इज यूनिफॉर्म लोड के ऊपर हम करके तो इसको हमने कैलकुलेट किया। ये हमारे स्टिफनेस मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई। यहां पे हमने ये इक्वेशन थी हमारी कॉन्सेंट्रेटेड लोड, KFD की वैल्यू एंड F की वैल्यू करेंगे तो ये आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड नोड की वैल्यूज आएंगी, यानी ग्लोबल की M1Y, यहाँ पे ये जो है एलिमेंट की वैल्यूज हैं, और ग्लोबल पे जब आप वैल्यूज लाएंगे F1 FN2 की, तो वो आपकी KD की वैल्यू, जो कि हमने अभी ये कैलकुलेट किया, KD की वैल्यू ये जो है KD की वैल्यू, और ये हमारी F0 की वैल्यू जो इससे पहले हम कॉन्सेंट्रेटेड की थी, दोनों का डिफरेंस जो है दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द दिस। तो हमने जब इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास Y2 जी, आपको पता है इस बीम के अंदर यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ना मोमेंट होगा ना फोर्स होगी। हमारे पास सिर्फ यहाँ पे नोड 1 पे है, नोड 1 पे फोर्स WL ऊपर की तरफ है, W into L इज द टोटल फोर्स डाउनवर्ड, तो यहाँ पे वही टोटल फोर्स अपवर्ड आ गई, हमने वही फाइंड कर लिया। और यहाँ पे जो इसकी मोमेंट आएगी दिस ऑपोजिट डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन है, वो क्या होगी, WL
into half of the length, तो WL square by 2 आ जाता है, वही वैल्यू हमारे पास इधर आ गई। तो दिस गिव्स द करेक्ट आंसर। जो हमारा एनालिटिकल सॉल्यूशन है उसने वही रिजल्ट दे दिया कि यहाँ पे ग्लोबल के अंदर करेक्ट ग्लोबल नोड फोर्सेस जो है, यहाँ पे एक मोमेंट इस डायरेक्शन पे एक्ट हो रहा होगा और एक अपवर्ड डायरेक्शन कंस्ट्रेंट की ओर होगा, तो हमने उसको पूरा कैलकुलेट कर लिया। ये पॉइंट क्लियर हो गया आप सबको? एनी क्वेश्चन? तो हमारे यही है ना कि काउंटर क्लॉकवाइज ये लोड अप्लाई हो गया, ये आपके चीज है, तो इसको हम कंस्ट्रेंट को जब एक्सटर्नल लोड के तौर पे ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे लग जाएगा। ये हमारी पूरी फ्री बॉडी डायग्राम बन गई। और वैसे भी आप इस पूरी के अंदर सारी वाइज की डायरेक्शन में ऐड करें तो यही जवाब आता है, वही आता है। FEM ने भी हमें वही जवाब दे दिया। तो दिस इज द मेथड हाउ वी कैन हैंडल दिस। यहाँ तक एनी क्वेश्चन सो फार? नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं है। आगे अभी हम लेक्चर नहीं करते, आगे हम आपके साथ क्विज को सॉल्व करते हैं। क्विज 1 का सॉल्यूशन, क्विज 1 का सॉल्यूशन, ताकि आपको एक बार मैं क्लियरली बता दूं कि आपने क्या करना है, किस तरह आंसर देना है। तो सबसे पहली चीज हमारे पास पहला क्वेश्चन था क्विज 1 का, डिफाइन द टर्म फाइनाइट एलिमेंट। जरा क्वेश्चन को गौर से पढ़ें, आपसे सवाल क्या पूछे। आप में से एक बड़ी तादाद ने ये सवाल सही नहीं पढ़ा, उन्होंने डिफाइन द टर्म फाइनाइट एलिमेंट की बजाय फाइनाइट एलिमेंट मेथड को जवाब दिया। वी आर गिवन द आंसर ऑफ फाइनाइट एलिमेंट मेथड। जब आप फाइनाइट एलिमेंट मेथड का जवाब देंगे तो मैं तो आपके 0 मार्क्स लगा दूंगा ना उसमें, इसलिए मैंने तो फाइनाइट एलिमेंट मेथड पूछा ही नहीं। मैंने कहा टर्म फाइनाइट एलिमेंट किसे कहते हैं। दूसरा ये कि मैंने सिंपली एक छोटा सा आंसर पूछा है, टर्म फाइनाइट एलिमेंट को डिफाइन कर दें, बस ये बता दें क्या है। अगर आप उसके जवाब में पहले पूरा फाइनाइट एलिमेंट और लंबी चौड़ी कहानी करने के बाद एक आखिर में छोटी सी लाइन लिख देते हैं, इसमें जो स्मॉल चीज यूज करती है, यूनिट यूज किया जाता है, उसे फाइनाइट एलिमेंट है, तो आपने यूजलेसली बहुत सारी चीजें डिस्कस कर दी हैं। व्हाट डज दैट मीन? यू आर कंफ्यूज्ड, आपको पता नहीं क्या आंसर है। तो इसलिए बहुत केयरफुल रहें। इसका ये आंसर था, दिस वाज द आंसर, वेरी सिंपल आंसर। Finite element is a small body or unit interconnecting to other units to model a large structure of system. क्या चीज है finite element is a small body or unit? पहली चीज ये इसकी डेफिनेशन के अंदर। दूसरी चीज क्या है? Interconnecting to other units, जो यही यूनिट जो है इनको कनेक्ट करता है आपस में। क्यों कनेक्ट करता है? टू मॉडल अ लार्ज बॉडी, लार्ज सिस्टम, स्ट्रक्चर और सिस्टम, एक बड़े सिस्टम को। तो ये इसका एक सिंपल आंसर था, व्हाट इज फाइनाइट एलिमेंट। फिर हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज डिस्क्रिटाइजेशन मीन इन फाइनाइट एलिमेंट मेथड। फिर गौर से सवाल करें, फाइनाइट एलिमेंट मेथड के अंदर डिस्क्रिटाइजेशन किसे कहते हैं? ठीक है ना। इसका आंसर देखिएगा कितना सिंपल सा आंसर है। डिस्क्रिटाइजेशन मीन डिवाइडिंग द बॉडी या सिस्टम into an equivalent system of finite elements। एक ऐसा बड़ा सिस्टम, पूरे सिस्टम को सिस्टम में बदल रहे हैं, पूरे बॉडी को, और छोटे एलिमेंट्स के विद एसोसिएटेड, और उन एलिमेंट के साथ क्या चीज है? नोड्स एंड एलिमेंट्स। जो आप सिस्टम के फाइनाइट एलिमेंट्स बना रहे हैं उनके एलिमेंट्स हैं और उनके नोड्स हैं, तो उसको हम कहते हैं, उसमें डिवाइड करना, मीन्स ऑफ डिवाइडिंग या प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग, ठीक है, जिसको आम जबान में हम कहते हैं मैश जनरेशन, उसको हम डिस्क्रिटाइजेशन कहते हैं। पहले आपने एलिमेंट सिलेक्ट करना है, उसके साथ नोड नंबर एलिमेंट के साथ पूरी बॉडी को डिवाइड करना है, उसे डिस्क्रिटाइजेशन कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, फिर इसमें आप लोगों ने बहुत ही कंफ्यूजन की है, व्हाट रोल डिड कंप्यूटर प्ले इन द यूज ऑफ फाइनाइट एलिमेंट। फाइनाइट एलिमेंट में क्या बेसिक रोल क्या है उसका, बाकी सारी चीजें छोड़ें, बेसिक रोल क्या है? बेसिक रोल उसका क्या है? Computer developed it, made possible to solve thousands of equation in matter of minutes। ये मेन रोल है कंप्यूटर का इनफाइनाइट एलिमेंट मेथड। आप हाथ से भी कर सकते हैं, सारे नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, आपको ये प्रोग्राम सीखने की जरूरत नहीं है।
किसी चीज की जरूरत नहीं है, मगर हाथ से करेंगे तो हजारों लाखों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? ये कंप्यूटर यहाँ पे यूज हुआ है टू रिड्यूस द टाइम बाय सॉल्विंग द थाउजेंड्स की इक्वेशन। ये इसका आंसर था। फिर उसके बाद जनरल स्टेप्स पूछे गए ऑफ फाइनाइट एलिमेंट मेथड। जनरल स्टेप्स ऑफ फाइनाइट एलिमेंट मेथड पूछे हैं। यहाँ पे वी हैव नॉट आस्क्ड, ये नहीं पूछा आपसे स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाने के मेथड क्या, उनको लिस्ट कर लें 1 2 3, पहला स्टेप दूसरा, और थोड़ा सा हर स्टेप को बता दें हर स्टेप में आप करते क्या। तो देयर आर टोटल 8 स्टेप्स, और हर स्टेप्स में आप करते क्या, आपने सिंपली यही करना है। पहला स्टेप क्या, डिवाइड द बॉडी इनटू इक्वल सिस्टम ऑफ फाइनाइट एलिमेंट विद एसोसिएटेड नोड्स एंड चूज द अप्रोप्रिएट एलिमेंट टाइप। एलिमेंट टाइप चून करें, एलिमेंट नोड्स उसके, और उसको सिस्टम को डिवाइड कर दें, यानी डिस्क्रिटाइज कर दें, एलिमेंट पूरा बना दें, पूरी बॉडी की बना दें। दूसरा स्टेप क्या है, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन यूज करें। आपका डिस्प्लेसमेंट फंक्शन क्या है वो डिफाइन करें। रिलेट द स्ट्रेस स्ट्रेन इक्वेशन, कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशन, फिर हुक्स लॉ के साथ उसे रिलेट करें। फिर उसके बाद स्टिफनेस मैट्रिक्स ऑफ लोकल को डिराइव करें, और जब वो कर लें, अब यहाँ पे ये मेथड है स्टिफनेस मेथड का, जिसमें डायरेक्ट मेथड, वर्क एनर्जी पोटेंशियल मेथड, वेटेड रेजिड्यू मेथड। कुछ ने पूरे सवाल का ये जवाब दे दिए कि ये 4 मेथड्स हैं। हमने तो स्टेप पूछे थे और जवाब दे रहे हैं मेथड्स का, स्टिफनेस मेथड का। फिर सॉल्व द अननोन डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो आपका अननोन बेसिकली जनरली डिस्प्लेसमेंट को आप उसमें सॉल्व करें, फिर उससे आप स्ट्रेस स्ट्रेन कैलकुलेट करें, फिर रिजल्ट को इंटरप्रेट करें। दैट्स व्हाट यू आर आस्क्ड। फिर उसके बाद 4 कॉमन इनफाइनाइट एलिमेंट्स बता दें, जनरली कॉमन जो यूज होते हैं। लाइन एलिमेंट, सिंपल लाइन एलिमेंट, 2 डायमेंशन, सिंपल 3 डायमेंशन एलिमेंट, सिंपल कॉम्प्लेक्स। ये आपके पास सवाल था। फिर आपके पास दूसरी चीज जो थी, आपने ये गिवन था शोन, इसको आपने सॉल्व करना था। 2 स्प्रिंग है, उसको एक कोने से आप 500 पाउंड के साथ पुल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से ये फिक्स है। इन्हीं 8 स्टेप्स को ऊपर वाले को आपने फॉलो करके इसको सॉल्व करना है। सॉल्व फिगर, डिटरमाइन द नोडल डिस्प्लेसमेंट। आपके पास क्या पूछा गया, नोड 1, नोड 2, नोड 3 पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, और नोडल फोर्स इन ईच एलिमेंट। ईच एलिमेंट में नोड 1 पे और नोड 2 पे इधर कितनी इस एलिमेंट पे फोर्स है। फिर दूसरे एलिमेंट पे जाते हैं तो नोड 2 और नोड 3 पे कितनी फोर्स है। यूज डायरेक्ट स्टिफनेस मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड आपने यूज करना है। डायरेक्ट स्टिफनेस मेथड को यूज करते हुए आपने करना है। मेथड भी आपको लिमिट कर दिया, आपने पोटेंशियल मेथड, गैलेर्किन मेथड नहीं यूज करनी। तो इसको जब आप करेंगे, इसकी बेस पे आपके पास सिंपल है, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, इनटू ये मैट्रिक्स आपकी पहले एलिमेंट के लिए आ गई, फिर ये आपकी दूसरे एलिमेंट के लिए आ गई। उसको दोनों को जब आपने असेंबल किया तो दिस इज योर असेंबल। 2 पे सिर्फ कॉमन है, इसलिए 2 पे ये 1 1 ऐड हो गया, वरना ना 1 पे कोई चीज कॉमन है या 3 पे कोई चीज कॉमन है, सिर्फ 2 वाली कॉमन है, तो वहां पे ये एड अप हो गया है, वहां पे ये एड अप हो गया। फिर उसके बाद इसके अंदर आपने जो है, इसके अंदर फिर आपने इसको ग्लोबल मैट्रिक्स बना ली। ग्लोबल मैट्रिक्स की ये इक्वेशन आपने सॉल्व करनी है, जिसमें F1 आपको अननोन है, 2 पे कोई लोड नहीं है, और 3 पे आपकी 500 का लोड अप्लाई है, और ये आपका वो ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स आ गई। U1 आपका पहले पे जो चूंकि टोटली फिक्स है, तो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, 0 हो गई। U2 एंड U3 आ गया। तो ये हमने अपनी ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स जो है वो अपनी एफईएम की फॉर्मुलेशन कर ली। इस फॉर्मुलेशन के अंदर चूंकि ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो ये रो एंड ये कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा। इसको एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास सिंपल ये शेप आ जाती है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो U2 एंड U3 आप मालूम कर सकते हैं। मुझे इसमें आप लोगों की ये बात नहीं समझ आई कि किसी ने यहाँ पे 500 की जगह 1000 यूज किया हुआ है, किसी ने यहाँ पे अजीबोगरीब वैल्यू यूज की हुई है। आई डोंट नो वो वैल्यूज आप कहाँ से लाते रहे। अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई, 0 इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 2 इंटू U2, 2000 इंटू U2 माइनस 1000 इंटू U3। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। दूसरी 500 इज इक्वल्स टू माइनस 1000 U2 इंटू प्लस 1000 U3। ये आपके पास A एंड B 2 इक्वेशंस आ गई। व्हेन यू राइट दिस मैट्रिक्स फॉर्म को आपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया
तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन के तहत हमने इसको सॉल्व करना है। हमारे पास कितने आ गए हैं? अभी भी आपके पास सिर्फ 38 आए हैं, बाकी स्टूडेंट नहीं आए। याद रखिएगा कि आपकी ये अटेंडेंस पूरी आपके पोर्टल पे लोड होगी, तो ये ना हो बाकी सारे जो है मेकअप क्लासेस को मिस करें और बाद में यू विल गेट इन प्रॉब्लम। अब इन दो इक्वेशंस को आपने बहुत सिंपल करना है। यहाँ पे गौर करें कि ये -1000 है प्लस 1003 है, तो इन दो इक्वेशन को सिंपली अगर आप ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 500 इज इक्वल टू 2000 माइनस 1000 ut, तो u2 इज इक्वल टू 0.5 इंच। आप लोगों ने किसी ने 1 कैलकुलेट किया हुआ है, किसी ने कुछ कैलकुलेट किया हुआ है। अब ये u2 की वैल्यू आप इक्वेशन ए में डाल देंगे तो ये u2 जो है ये 1000 माइनस 1000 आ जाएगा, तो u1000 आ जाएगा, तो ये 1 इंच आ गया। u3 की वैल्यू 1 इंच आ गई। हमने यहाँ पे नोडल डिस्प्लेसमेंट u1 तो इक्वल टू 0 है, u2 इक्वल टू 0.5 इंच आ गया और u3 इक्वल टू 1 इंच आ गया। ये याद रखें, आपने जब वैल्यूज निकालनी है तो उनके साथ यूनिट्स भी लिखने हैं। यहाँ पे यूनिट इंचेस में है, तो यहाँ पे आपने इंचेस लिखने हैं लाजमी। अगर आप यूनिट्स नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज विद यूनिट। इंचेस में है, फीट में है, किस में है, यू हैव टू राइट द इंच। इसी तरह फिर अब आपके पास उन्होंने क्या है कि इंडिविजुअल लोकल लोड भी मालूम करना है। तो हम पहले एलिमेंट के लिए अपना मैट्रिक्स लिख देते हैं। फर्स्ट एलिमेंट की फोर्स और पहले नोड पे फर्स्ट एलिमेंट की एक्स डायरेक्शन की फोर्स और सेकंड नोड की फर्स्ट एक्स डायरेक्शन की नोड फॉर द फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल्स टू, ये हमारी स्टिफनेस मैट्रिक्स आ गई। उसके साथ लोकल u1 एंड u2 की डिस्प्लेसमेंट आ गई। तो हमें u1 u2 मालूम है, u1 इज इक्वल टू 0 और u2 जो है 0.5 इंच है। तो अब इस इक्वेशन हमारे पास आ गई, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनटू दिस, तो ये पहला वाला तो 0 हो जाता है। 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इंटू माइनस मल्टीप्लाई बाय 1000 इंटू माइनस 0.5 -5 आ गया, तो ये -5 क्या आ गया फोर्स। और दूसरे को आप मल्टीप्लाई करें ये वाले को, तो 0 माइनस 0.5 इंटू 1000, तो ये 1000.5 हो गया। तो ये आपकी वैल्यू जो है यहाँ पे आपकी आ जाती है। ये यहाँ पे प्लस है, आई एम सॉरी, ये यहाँ पे प्लस है, मैंने गलती से लिख दिया। तो ये 500 पाउंड आ गया, यहाँ पे प्लस साइन है, जिस तरह यहाँ पे ये प्लस साइन है, तो ये यहाँ पे प्लस साइन है, इसको ठीक कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये दूसरे एलिमेंट के लिए हमने लिखा है। दूसरे एलिमेंट के लिए जब हमने लिखा है तो ये भी वही चीज बन गई। यहाँ पे u1 प्राइम जो है ये बेसिकली नोड 2 है, तो उसकी वैल्यू 0.5 है, और ये u2 प्राइम जो है दिस इज नोड 3। कनेक्टिविटी टेबल में जिस तरह हम बनाते हैं तो दिस इज इक्वल टू 1। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 500 माइनस 1000 इक्वल्स टू -500। नोड 2 पे सेकंड एलिमेंट में ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी, और ये फिर सेकंड वाला जो है प्लस 500। तो यहाँ पे अगर हम ऊपर वापस जाएं इन दिस इक्वेशन, तो ये इक्वेशन हमें क्या कह रही है? ये हमें इक्वेशन कह रही है जब इस एलिमेंट को हम सेपरेटली कंसीडर करते हैं तो 2 पे वैल्यू फोर्स इधर को आ रही है और 1 पे वैल्यू इधर आ रही है, तभी वो फोर्स बैलेंस होकर 0 होगी ना। यही वो चीज की है जब हम इस एलिमेंट में बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 पे नेगेटिव डायरेक्शन है और यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को जब ऐड करें तो कैंसिल आउट होकर यहाँ पे ही रेजिस्टेंस आ जाती है। तो ये वो हमने प्रॉब्लम इसको क्विज 1 को सॉल्व कर दिया। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू क्विज 1? No sir. कोई क्वेश्चन नहीं? No. ओके, तो हमने ये क्विज 1 को पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं क्विज 2। आपका सेक्शन 1 है ना? 1 है ना आपका सेक्शन? Section 1. सेक्शन 1 में क्विज 2 की जो प्रॉब्लम थी, दिस वाज द प्रॉब्लम। इसमें जो ये टेंशन ट्रैक्शन फोर्स थी ये -8 थी, और ये जो सेक्शन 2 की थी फोर्स ये -12 थी।
अगर आप में से जिसने भी मुझे -12x के साथ सॉल्व करके दिया, इसका मतलब है कि आपने सेक्शन 2 के किसी कुलीग से वो क्विज ले ली है और वही उसकी आंसर जो है मुझे कट एंड पेस्ट करके दे दिया है। मैंने सबकी वैल्यूज वहां पे 0 कर दिया, इसको मैंने इसको वहां पे 0 कर दिया। ये 2 की वैल्यू थी, आपने 2 को यूज कर दिया। तो अब आपको ये हमारे पास प्रॉब्लम है, ई की वैल्यू हमारे पास ये है, ए की वैल्यू ये है, मगर एल हमारे पास 80 इंच है, इसको हमने यूज किया है, इस हिसाब से हमारा ये चलेगा। क्विज 1, क्विज 2, सेक्शन 1। क्विज 2 सेक्शन 1, क्विज 2 सेक्शन 1 जी। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है, -8x है यहाँ पे और ये 80 है और ट्रैक्शन फोर्स अप्लाई हो रही है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन क्या है, अभी जितनी हमने बेंडिंग में डिस्कस किया, दिस इज व्हाट दिस इक्वेशन इज। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की जो हमने अभी बातें की हैं, ये वही काम हम इस पे कर रहे हैं, मगर यहाँ पे एक दूसरे तरीके से कर रहे हैं। हम यहाँ पे शेप फंक्शन ले रहे हैं, उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं और ट्रैक्शन फोर्स ले रहे हैं, और उस पूरी फोर्स को 0 से L तक इंटीग्रेट करके हम नोड 1 एंड नोड 2 के ऊपर उसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। यानी डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन फोर्स जो अप्लाई हो रही थी, उस डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन फोर्स को हमने डिस्क्रीट लोड की तरफ कन्वर्ट कर दिया। डिस्क्रीट लोड की तरफ कन्वर्ट कर दिया तो वो डिस्क्रीट लोड जो है हमारा, ये डिस्क्रीट लोड है, तो डिस्क्रीट लोड के तौर पे हमने कन्वर्ट किया। तो नोड फंक्शन जो है हमें पता है 1 - XL है, ये XL है, ये -8 है, तो ये -8 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, -8 हो गया, ये -8 यहाँ पे होगा, तो ये माइनस माइनस +8 × x²/L आ जाएगा, यहाँ पे भी -8L/x² आ जाएगा। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 2/L² आ जाएगा और ये 3/L³ आ जाएगा। L एक कैंसिल होके ये L² हो जाएगा, ये भी L एक कैंसिल होके L² हो जाएगा, और 8/3 है, 8/3 × 2। इसका जब आप LCM लेंगे 3 2 का, तो ये 6 आ जाएगा। 8 कॉमन है, तो ये यहाँ पे आके माइनस साइन के साथ ये 3 - 2 -3 + 2 के साथ ये -3 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आप जब L की वैल्यू आप डालेंगे, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, -8534 इसका आंसर है। और ये आपकी F1x और F2x, यानी आपके यहाँ पे जो है -8534 की ट्रैक्शन फोर्स लग रही है और -17,667 यहाँ पे ये लग रही है फोर्स इस तरफ को, और ये ट्रैक्शन फोर्स है। दिस इज द एक्सटर्नल लोड। हमने ये एक्सटर्नल लोड मालूम किए हैं, तो हमने F1x F2x, चूंकि हमारा एक ही एलिमेंट है तो लोकल एंड ग्लोबल वैल्यू विल बी द सेम, ये हमने वैल्यू मालूम कर ली। अब आप एलिमेंट की जब इक्वेशन लिखते हैं, when you write the equation for the element K1 फर्स्ट एलिमेंट की स्टिफनेस मैट्रिक्स जो है EA/L, तो यहाँ पे ये आ जाएगी इक्वेशन, और ये जो वैल्यू है दिस टर्न्स आउट टू बी 0.7। ठीक है, आपकी बुक में जो सॉल्व किया हुआ है प्रॉब्लम, वहां पे ये जो है ये 60 है, 60 के साथ कैंसिल हो जाता है, 2 3 6 60 32 60 के साथ कैंसिल हो जाता है। आपके पास यहाँ पे वैल्यू 10⁻6 रह जाती है। आपकी एक बड़ी नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये फैक्टर जो है इसका ये 0.75 वाला गायब करके 10⁻6 को यूज किया। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं स्टिफनेस मैट्रिक्स में। तो एलिमेंट 1 के अंदर ये हमारी स्टिफनेस मैट्रिक्स है, जिसका ये 0.75 इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये हम जब करते हैं तो लोड जो है एलिमेंट 1 के अंदर, यहाँ पे तो कंसंट्रेटेड लोड ये आ जाएगा, और ये दूसरा ये लोड जो है 17,000.67 का जो लोड है, 76,005 का जो लोड है, ये इस ट्रैक्शन फोर्स का लोड इस डायरेक्शन में नेगेटिव x डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है।
चूंकि ये कैंटिलीवर फिक्स है यहाँ पे, ये फिक्स होने की वजह से इसकी इस डायरेक्शन में भी इसका कांस्टेंट अप्लाई होगा विच इज कॉल्ड R2X, रेजिस्टिंग फोर्स, जो इसको वहां इसको कांस्टेंट कर रही है। तो रेजिस्टेंस फोर्स जो है, इसकी जो रिएक्शन फोर्स है R2X है। R2X इस डायरेक्शन में है, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये जो आपके पास है ये नेगेटिव डायरेक्शन में था। R2X से आप -70,067 को माइनस करेंगे तो फिर आपके पास ये लोड वेक्टर बनता है। Then you get this load vector। तो अब आपके पास ये टोटल इक्वेशन आ गई है। जब आप इस इक्वेशन को न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे, दिस इनटू दिस मल्टीप्लाई 1, तो बेसिकली U1 into this is equals to -8534। तो -853 को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज द वैल्यू 0.01138 जो है, इतने इंचेस आपका रिजल्ट आया है कि U1 जो है इतना आगे मूव करेगा। व्हाट वी आर सेइंग इज दैट ये जो पॉइंट 1 है, ये पॉइंट इतना आगे मूव कर जाएगा, यहां से तो कांस्टेंट है। अब हमें ये देखने के यहाँ पे फिक्स है, तो ये रिएक्शन फोर्स कितनी है, उस रिएक्शन फोर्स के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाती है, 0.75 U2 into U1 into R2X minus 70,067। R2X के लिए ये आप माइनस यहाँ पे कर लें, ये -8563 बन जाता है। U के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके यहाँ पे माइनस करें तो यू गए 853। होना भी यही चाहिए 853। जिस फोर्स से यहाँ पे पुल हो रहा है उसी फोर्स से यहाँ पे रिएक्शन आएगा, तो ये उतने का रिएक्शन आ गया। तो हमने दोनों वैल्यूज जो है ये कैलकुलेट कर ली हैं, दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। R2X स्पेस में आगे हमारी सेकंड क्विज की जो है सेकंड प्रॉब्लम हमने वो सॉल्व कर ली। ठीक है ना? एनी क्वेश्चन? मैंने दोनों क्विज आपको करा दी हैं। किसी किस्म का कोई इश्यू, कोई बात ना समझ आई हो इस प्रॉब्लम में? जब आपको समझ आ रही है कि अगर आप चरबा करते हैं, नकल करते हैं फ्रॉम द बुक या सोल्यूशन मैनुअल से, तो कहाँ कहाँ गलतियां होती हैं। चूंकि मैं तो आपको 1-2 नंबर वैल्यूज चेंज करके दूंगा ताकि आप खुद हैंड कैलकुलेशन करें। इसीलिए मैंने असाइनमेंट भी जो आपको दिया उसमें कुछ मैंने एज इट इज दिया और कुछ में मैंने वैल्यूज चेंज किए हैं ताकि हैंड कैलकुलेशन करें। तो ये क्विज को भी आप अच्छी तरह आप समझ गए हैं। कहीं कोई क्वेश्चन, कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम? नो सर। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं? तो मुझे बताइए R2X हमने यहाँ पे क्यों डाला, इस इक्वेशन में R2X हमने क्यों डाला, कोई मुझे बताए। अली रिजवान आप बताएं। सर क्योंकि जो एंड ऑफ द एलिमेंट होगा उस पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होगी जी सर। एंड ऑफ द एलिमेंट पे थोड़े रिएक्शन फोर्सेस होंगे। रिएक्शन फोर्सेस होंगी, मगर उसमें से हम 70,067 को क्यों माइनस कर रहे हैं? $17,067 को हम क्यों माइनस कर रहे हैं R2X से? ये मेरा क्वेश्चन है। सर क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट क्योंकि होगी सर उसकी। वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। नहीं, वो है क्या चीज, वो है क्या चीज जो हम माइनस कर रहे हैं? मेहरान इकबाल आप बताएं। सर नोडल फोर्स। नोडल फोर्स है, नोडल फोर्स तो R2X भी है। सर जो फोर्स हमारे उस पर लग रही है हमारे बीम पे, जो हमने अप्लाई की हुई डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स की वजह से। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को जो हमने डिस्क्रिटाइज किया है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड पे कन्वर्ट किया, तो वो वहां पे अप्लाई हो रही है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए हमें उसे माइनस करना है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस सर। चलें यहाँ पे लेक्चर हम खत्म करते हैं। अगली जो क्लास है उसमें हम असाइनमेंट 1 और फिर असाइनमेंट 2 भी हम कर लेंगे। ठीक है, अब मुझे आपकी अटेंडेंस लेनी है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो आपने एक्स्ट्रा क्लासेस रखी हैं, ये 4 क्लासेस रखी हैं, लेकिन मैंने देखा 3 बन रही थी।
नहीं, 4 बन रही हैं। सर एक आज हो गई, देखिए एक आज हो गई है, एक मंडे को होगी, एक ट्यूसडे को होगी, एक अगले थर्सडे को होगी, 4 हो गई। नहीं सर, 24 मार्च को क्लास हुई थी, उसके बाद आपने 7 अप्रैल को ज्वाइन किया था, बीच में 3 क्लासेस मिस हुई थी। मेरे पास जो 3 क्लासेस मिस हुई थी। यस सर, बीच में 3 क्लासेस मिस हुई थी, एक क्लास अभी एक्स्ट्रा जा रही है आपकी, अगर आप 4 लेते हैं तो। क्या ऐसे ही है? यस सर, मैंने अभी वही देखा है बैठ के। आपने क्या देखा है? सर मैंने लास्ट लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग देखी, 24 मार्च को आपकी रिकॉर्डिंग थी, उसके बाद जो आपकी क्लास हुई है वो 7 अप्रैल को हुई। आपका सेक्शन 1 है ना, ये आपकी है 28 अप्रैल तक की। आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आप गौर कीजिएगा। पहले वीक में आपकी 10 और 12 को हुई है, ठीक है। दूसरे वीक में 17 और 19 को हुई है, ठीक है। उसके बाद 24 मार्च को हुई है, ठीक है। 24 मार्च को क्लास हुई है, 19 मार्च के बाद। और उसके अब बाद मार्च 29 को होनी थी, वो नहीं देखिए, हुआ। 24 मार्च को हुई है, उसके बाद वेंसडे को, उसके बाद ये 26 मार्च की मिस हुई है, ठीक है। ये 26 मार्च की मिस हुई है। 26 मार्च के बाद आपकी 31 की मिस हुई है, 31 की मिस हुई है, ठीक है ना। 31 की मिस हुई है। फिर उसके बाद आपकी जो है ये फ्राइडे की 2 की मिस हुई है, ठीक है। 2 के बाद आपकी फिर ये 7 को आई है। यस सर, तो 3 बनती हैं टोटल। ये 3 बनती है ना। यस सर, आपने 4 एक्स्ट्रा क्लासेस रखी हैं। मेरे पास जो वहां से मैसेज आया है, मेरे पास जो मैसेज आया है, मैं इसको कल फिर क्लियर करके आपको कल की क्लास में बता देता हूँ, ठीक है सर। ठीक है। मैं इसको क्लियर करके, मेरे पास जो मैसेज आया है फ्रॉम द एग्जामिनेशन, उन्होंने मुझे कहा कि आपकी 4 क्लासें मिसिंग है, इसलिए मैंने ये 4 क्लासें रखी थी। जी, मेरे पास जो मैसेज आया हुआ है ना, फाइनाइट एलिमेंट, जी मेरे पास 4 क्लासों का आया हुआ है सर लेकिन यहाँ पे तो 3 बन रही है। चले फिर मैं कल इसको क्लियर कर देता हूँ, वरना फिर एक एक्स्ट्रा क्लास हम नहीं लेंगे, ठीक है। यस सर। सर कल फिर मैं अगर आपको ये बात क्लियर कर दूंगा, यस सर, ठीक है सर। ठीक है। क्योंकि बाकी तो सारी हमारी पूरी टाइम पे है, 3 क्लासें मिसिंग है, इसको फिर क्लियर कर लेते हैं। ओके ओके, सर। आपने अच्छा हुआ ये पिन पॉइंट कर दिया, मैं अटेंडेंस आपकी ले लूं, ठीक है। हमजा अबरार ये एब्सेंट है। हमाद अहमद, प्रेजेंट सर। काशिफ रजाक, प्रेजेंट सर। एहतशाम हैदर, प्रेजेंट सर। सलमान सईद, प्रेजेंट सर। हमजा जुल्फिकार, प्रेजेंट सर। नबील शाइक, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसनैन अरशद, हुसनैन प्रेजेंट सर। उमर राजा, मोहम्मद उमर राजा, मोहम्मद उमर राजा प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट है। इब्राहिम खालिद, एब्सेंट है। जुनेद खान, मोहम्मद जुनैद प्रेजेंट। मेहरान इकबाल, प्रेजेंट सर। मोहिबुल्लाह अरशद, प्रेजेंट सर। मोहिबुल्लाह अरशद। वाहाज नासिर, प्रेजेंट सर। फरियाब आलम,
प्रेजेंट। मोहम्मद वाजिद, मोहम्मद वाजिद। प्रेजेंट सर। जाहिद हुसैन। प्रेजेंट सर। आपका माइक का इश्यू था चल रहा। सर। यस सर। अली रिजवान। प्रेजेंट सर। राना मोहम्मद तहसीन। प्रेजेंट सर। मलिक बासित फराज। प्रेजेंट सर। मोहम्मद मशाल अहमद। प्रेजेंट सर। मोहम्मद अब्दुल्ला खान। मोहम्मद अब्दुल्ला खान। मोहम्मद अब्दुल्ला खान एब्सेंट है। एब्सेंट सर। मोहम्मद जी एब्सेंट है ना? मोहम्मद अब्दुल्ला खान। मोहम्मद मुस्तफा। प्रेजेंट सर। फाखिर इब्रार। फाखिर इब्रार। प्रेजेंट। सईद जोहैर अहमद फयाज। प्रेजेंट सर। मारिया नवाज। प्रेजेंट सर। मलाइका जावेद। प्रेजेंट सर। अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान फिर एब्सेंट है। फैजान महमूद। फैजान महमूद। प्रेजेंट। हसन जिया। मुश्तबा हैदर। मुश्तबा हैदर। प्रेजेंट। शेर खान। प्रेजेंट सर। उसामा अली खान। प्रेजेंट सर। असदुल्ला नुमान। प्रेजेंट सर। शम्स मोशिर। शम्स मुशिर। प्रेजेंट सर। मोहम्मद साद। प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान खालिद। प्रेजेंट सर। वलीद अहमद। प्रेजेंट सर। फरहान बदर। फरहान बदर। प्रेजेंट सर। दोबारा कहें। फरहान बदर जी। बिलावल खान। सर उसको क्या नेट क्या है डिस्कनेक्ट हो गया। बिलावल खान। बिलावल खान। सर उसकी कॉल डिस्कनेक्ट हुई है अभी अभी। अच्छा। अली अरशद मुगल। अली अरशद मुगल। प्रेजेंट। देखें गलत अटेंडेंस ना लगाइएगा, ये बाद में आपकी जो मीटिंग की अटेंडेंस लिस्ट है ना वहां से चेक हो जाएगा। वकार अहमद बख्ती। वकार अहमद। वकार अहमद। आलिया तसद्दुक। आलिया तसद्दुक। ओके, तो बस फिर इसको हम ओके चलें, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। हम अपनी मीटिंग भी फिर कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह कल रेगुलर जिस तरह भी है, जुमे के बाद एकदम 50 पे 1:50 तक मैंने लाजमी शुरू करनी है, तो उससे पहले पहले कोशिश कीजिएगा आप सब ज्वाइन कर लें। ठीक है, कोई एनी क्वेश्चन? जी देखें, आपके जो हमारी मैनेजमेंट कास्ट की है उसने कहा लाजमी 1:45 पे शुरू करना है। मैं तो ऑन कर दूंगा, मगर 1:50 तक कोशिश करूंगा कि हम क्लास स्टार्ट कर लें। ठीक है, ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? सर कोई क्वेश्चन नहीं? ओके, फिर अल्लाह हाफिज। हम यहाँ पे कंप्लीट करें।